बात हम कर रहे थे। तो वॉल्यूम क्या है? इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सर्टेन मास ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के सर्टेन मास द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है वो वॉल्यूम होता है। जैसे हम बात कर रहे थे एक गिलास की, तो एक गिलास जैसे वाटर है, तो गिलास के अंदर जो जगह है जो वाटर ने घेरी हुई है, जो उसमें भरा हुआ है, तो वो जगह उस गिलास का वॉल्यूम हो गई, यानी वो स्पेस हो गया जो अवेलेबल है वाटर फिल करने के लिए। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो वॉल्यूम की जो डायमेंशंस है, इसमें डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो इसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, इसमें हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, लेंथ होती है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ होती है जिसे हम B से डिनोट करते हैं, और हाइट होती है जिसे हम S से डिनोट करते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी किसी भी वॉल्यूम के अंदर तीन डायमेंशंस होती हैं, थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर हम देखें तीनों एक्सिस पर, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखें तो इसके तीनों एक्सिस पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस क्रम में जो डायमेंशंस होती हैं इसकी, वो इस प्रकार से होंगी। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका एल क्यू। फिजिक्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इस तरीके से, लेकिन इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट वो होगी मीटर क्यूब। डराइव हो गई क्योंकि ये डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ से यानी इसको डराइव किया जा सकता है, और इसकी जो यूनिट आ गई वो मीटर क्यूब आ गई। अब ये जो इसकी यूनिट आई वॉल्यूम की, मीटर क्यूब आई, यहां से हम इसकी अदर यूनिट्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो तो इसकी है मीटर क्यूब, लेकिन अदर यूनिट्स इसकी है, अदर यूनिट्स उनको समझ लीजिए। अदर यूनिट्स क्या है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, यानी 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। यहां से अगला हम लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये वॉल्यूम की अदर यूनिट्स हैं। इनको समझने के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या? एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, हाइट 1 मीटर हो और ब्रेड्थ भी 1 मीटर हो, तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा दैट विल बी 1 मीटर क्यूब। इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ से समझते हैं। यहाँ मैंने एक स्क्वायर टाइप का बना लिया है। इस स्क्वायर देखिए इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, मान लिया ये है 1 मीटर। इसका ये मिड पॉइंट लिया, यहां से हमने सेम आकार का एक और स्क्वायर बनाया इस तरीके से, देख सकते हैं ये रहा। इन दोनों को मिला दीजिए। यहां से मिलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से, यहां आप देख सकते हैं एक क्यूब बन गया। एक क्यूब बन गया जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यदि 1 मीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ये जो जगह घेरी होगी इसमें, वो होगी 1 मीटर क्यूब। इस तरह से और समझिए कि अगर हमको एक छोटा कमरा टाइप का, कमरा जो होता है वो किस शेप में होता है? क्यूबॉइड शेप में होता है जनरली। लेकिन अगर क्यूब शेप का कमरा हो तो कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी चारों तरफ से सेम होगी।
तो अगर प्रत्येक डायमेंशन इसकी सेम है और बराबर है तो वो क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्यूब की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो लेनी है आपको 1 मीटर। तो सोचिए 1 मीटर लेंथ, ब्रेथ, हाइट लेने से जो आपको एक क्यूब मिलेगा वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। लेकिन इसके अंदर अगर वाटर भरा जाए तो 1000 लीटर पानी आ जाएगा, यानी इसके बराबर 1000 लीटर्स होता। 1 मीटर क्यूब की टंकी आती है ऊपर रखने के लिए जिसमें पानी भरा जाता है। इस तरीके से जैसा 500 लीटर, 1000 लीटर, तो 1000 लीटर की जो टंकी आती है वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की टंकी होती है। इसका टोटल स्पेस जो होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो वॉल्यूम है इसको मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ इस प्रकार से भी इन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। लेकिन अगर बात करें लेबोरेटरी स्तर पर, तो लेबोरेटरी लेवल पर हमें वॉल्यूम चाहिए बहुत ही माइन्यूट लेवल, बहुत ही कम। तो वहाँ मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है, नीचे होता है वो कॉन की तरह, ऊपर उसका निकला होता है हिस्सा सिलेंडर जैसा, नीचे होता है उसका कॉनिकल शेप और ऊपर होता है एकदम सिलेंडर के आकार का, जिसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। ब्यूरेट और पिपेट को देखा होगा, ब्यूरेट स्टैंड होता है, इसमें हम ब्यूरेट को लगाते हैं। और टाइट्रेशन जैसी कुछ रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में जहां पर हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। तो ब्यूरेट भी वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए यूज में आती है। एक पिपेट होती है जिससे हम किसी वॉल्यूम को सक करते हैं, मुंह से खींचते हैं वॉल्यूम को, तो उसमें एक सर्टेन वैल्यू तक उसके अंदर जो लिक्विड है वो उसमें आ जाता है और उस रीडिंग के आधार पर हम पता लगा देते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो इसके अलावा एक सिलेंडर होता है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर के आकार का होता है, उसमें कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो ये जो है केमिस्ट्री लैब में कुछ यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। और अगर हम बाहर प्रैक्टिकली बात करें तो लीटर का यूज करते हैं, लीटर के। इसके अलावा हम गैलन में मेजर करते हैं, बड़े स्तर पर कितने गैलन तेल या वाटर या फिर और चीजें हैं। तो जैसी स्केल है उसके अकॉर्डिंग इनकी यूनिट्स का यूज किया जाता है। ये था आपका वॉल्यूम के बाद अगर बात करें तो फिर आती है आपकी डेंसिटी। तो डेंसिटी भी बहुत ही क्रूशियल टर्म है, इसको चलिए निकालते हैं, डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी, अगर इसे डेंसिटी को डिफाइन करें तो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से देख सकते हैं डेंसिटी, लिखते हैं इसको डेंसिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, it is the mass per unit volume for any substance. डेंसिटी की अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की असल यूनिट क्या होती है? किलोग्राम केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? यदि बात की मीटर की तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, दैट इज द केजी पर मीटर क्यूब। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स क्यूब, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर ले जाएंगे इन तीन को तो माइनस में पावर चली जाएगी। केजी मीटर इनवर्स क्यूब लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये डेंसिटी की SI यूनिट हो गई। और अगर बात करें हम डेंसिटी की अदर यूनिट्स के बारे में
क्योंकि डेंसिटी की जो केजी पर मीटर क्यूब है एक बड़ी यूनिट है, ये है बिग यूनिट। तो बड़ी यूनिट, अब जब छोटी छोटे स्तर पर हमें डेंसिटी को लेना होता है तो हम बड़ी यूनिट में लेंगे तो वैल्यू बहुत फ्रैक्शन, बहुत पॉइंट्स में आएगी। पॉइंट्स में आने से कुछ एरर आने की संभावना रहती है, तो वहां पर हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी डिफाइन करेंगे। एट स्मॉल लेवल वी डिफाइन density in केजी की जगह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। एट स्मॉल लेवल, जहां पर हमें छोटे अमाउंट में चीजों को जनरली स्टडी करते हैं वहां पर। अगर बात करें डेंसिटी की, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी डेंसिटी काफी हाई होती है, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा अमाउंट आ जाता है। यहां से देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम कम होगा मास अधिक होगा, यहां से देखिए तो डेंसिटी ऑब्वियसली है अधिक होगी, यानी कम वॉल्यूम में अगर ज्यादा मास आ जाए किसी ऑब्जेक्ट का वो हाईली डेंस होगा। जो मरकरी है लगभग 13 से भी अधिक होता, 13 से भी कुछ अधिक होती है मरकरी की डेंसिटी। सोचिए 1 लीटर जो वाटर होता है उसका जो वेट अगर मास मेजर किया जाए तो 1 किलोग्राम के समथिंग होता है। 1 लीटर वाटर में जो मास होता है 1 केजी के समथिंग होता है। और वहीं अगर बात करें 1 लीटर पारा यानी मरकरी, तो 1 लीटर मरकरी में लगभग 13.2 के समथिंग मरकरी आ जाएगा, मतलब 13 टाइम्स से वाटर से हैवी है मरकरी, तो उसकी डेंसिटी काफी अधिक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, लिक्विड्स के केस में जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी अधिक होती है वो उस लिक्विड्स में डूब जाते हैं, नीचे बॉटम पर बैठ जाते हैं ग्रेविटी इफेक्ट के कारण। बॉयंसी जो फोर्स होता है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता, उस सिचुएशन में ग्रेविटी द्वारा लगने वाला फोर्स, वेट जो है वो अधिक होता है, बॉयंट फोर्स कम होता है और ऑब्जेक्ट नीचे सिंक कर जाता है, बॉटम पर बैठ जाता है। और लिक्विड से कम डेंसिटी रखने वाले सब्सटेंस, या चाहे लिक्विड ही हो या किसी कोई सॉलिड हो, वो उस लिक्विड पर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे, बिकॉज in that situation weight is overcome by the buoyant force। जो लिक्विड द्वारा buoyant force लगता है वर्टिकली अपवर्ड, वो वेट को बैलेंस कर देता है और उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट है सिंक नहीं करता, वो उस पर फ्लोट करता है, तैरता रहता है। तो डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए टर्म अक्सर यूज होगा जब भी हम बहुत सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है वहां पर हम कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी। इसी चैप्टर में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, वहां भी डेंसिटी जैसा टर्म आ सकता है जब हम किसी का मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी या मोलिडिटी जैसे टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी जैसे टर्म से हम फेस कर सकते हैं, ये आएंगे। तो ये था डेंसिटी, हमने आपको बता दिया। तो अगला टर्म अगर बात करें आपकी किताब बुक के अनुसार, जो बुक में दिया गया, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिस्कस किया है, वहां पर अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर जाएं और उसको देखें। टेम्परेचर को, टेम्परेचर की यूनिट को तो डिफाइन किया ही है, साथ में इसको मेजर करने के लिए अक्सर 3 स्केल का यूज होता है टेम्परेचर का। डिग्री सेल्सियस स्केल, जहां पर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया है। 0 डिग्री सेल्सियस जो कंसीडर किया गया है वो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस जो लिया गया है वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो वाटर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस मान के ये स्केल डिजाइन की गई।
फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वैल्यू दी गई है। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री जो है वो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का है और 212 डिग्री है वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी that determines hotness and coolness of an object। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कूलनेस को डिसाइड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। इसी से पता लगता है कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कूल है। इसको मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन 3 स्केल्स। अब ये 3 स्केल्स हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। डिग्री सेल्सियस नंबर 1 है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस दूसरे नंबर पर आता है आपका फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट क्या है? थर्ड नंबर पर आता है आपका केल्विन। देखिए ये जो 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने की, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको डिस्कस किया है। डिग्री सेल्सियस में 0 से लेकर 100 तक का डिवीजन दिया गया। फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर 212 का डिवीजन दिया गया है। और केल्विन में जो भी है इसके लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, लेकिन केल्विन नेगेटिव में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। केल्विन जो स्केल है इसमें इस तरीके से नहीं लिया गया है कि कोई वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। अगर केल्विन में अगर बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है? इस साइड की सारी वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो चीजें हैं ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये सब। और ये जो यूनिट्स हैं आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। इनके बीच का अगर डिफरेंस निकाला जाए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितने का डिफरेंस निकलता है? 100 का डिफरेंस निकलता है। यहाँ निकाला जाए डिफरेंस कितने का निकलता है? ये 180 का डिफरेंस निकलता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, माइनस करिए इसमें, ये भी 100 का डिफरेंस निकलता है। तो ये 3 स्केल्स हैं, तीनों स्केल में वाटर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस निकाला जाए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इन दोनों स्केल्स पर टेम्परेचर नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन केल्विन स्केल पर टेम्परेचर नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। इसमें अगर बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट यानी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, यहाँ पर 9/5 C + 32 ये एक फॉर्मूला है, याद होना चाहिए।
फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच की एक रिलेशन है। इस फॉर्मूला से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन को रिलेट करना हो तो वहां से लिख सकते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हम केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन निकालें तो यहां से निकाल सकते हैं K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। अगर हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखते हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर ही सही, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो इसमें रख लीजिए F इज इक्वल टू 9/5, C की जगह पर 37 प्लस 32, ये निकल कर आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे 98.6। तो ये फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर है। अगर केल्विन में निकालना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू C का मान 37 प्लस 273.15, इसका मान हो गया वैल्यू 310.15 केल्विन। केल्विन में ये निकला है और डिग्री सेल्सियस में कितना है 37। तो बॉडी का टेम्परेचर हम कहें 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 फ़ारेनहाइट है, 310.1 केल्विन है। तो बात एक ही है, ये सब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है जो तीनों स्केल का टेम्परेचर पर यहाँ पर दिए गए। हम टेम्परेचर किसी भी स्केल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। इनकी जो लोएस्ट वैल्यू जो होती है यहाँ पर दी गई है लोएस्ट, इसमें तो ये लोएस्ट इसकी नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनकी लोएस्ट वैल्यू है। लेकिन अगर नीचे भी ले जाते हैं तो इनसे भी माइनस में आ जाता है, इनसे नीचे जाते हैं माइनस में वैल्यू आती है, लेकिन इस पर केल्विन पर माइनस में पॉसिबल नहीं है। जीरो तक आते आते ये मतलब स्केल पर फर्दर नीचे जाना संभव नहीं है, क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर यूनिवर्स का 272 पॉइंट समथिंग कुछ रिकॉर्ड किया गया, कोल्डेस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स। तो 273 से नीचे नहीं जाता, कोई आसपास नहीं पहुंचता है, तो ये नेगेटिव होने की वैल्यू ही नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव होने के चांस नहीं है केल्विन में, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला का यूज करके। अगर इनके बीच में इंटर कन्वर्जन करना हो तो हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो कोई समस्या नहीं आएगी, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। डिफरेंट टाइप की जो हमने यूनिट डिस्कस की हैं क्लियरली आप समझ गए होंगे और आपकी कोई समस्या नहीं बची होगी। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस। अब जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं वो क्या है, जिसमें हम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो साइंटिफिक नोटेशंस का यूज क्या है इस केमिस्ट्री में। एक्चुअली जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, उन एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किया जाता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।